हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम एक नए बुक के साथ एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है, एक पूरी तरीके से जो दिया गया था महेश वर्णवाल में, उससे अलग अरिहंत प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित ये बुक है। और इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो क्लास 6 से 12 तक है, इसमें ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी को कवर किया गया है। और ये एक सब्जेक्टिव रूप में तैयार किया गया, जैसे बीपीएससी 69th में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 68th पैटर्न चेंज हुआ है उसके अनुसार है। जिसमें क्या किया गया है, देखिए, कंप्लीट कवरेज ऑफ एनसीईआरटी बुक्स है, ठीक है, नोट्स फॉर्म में दिया गया है। और क्लियर मार्किंग ऑफ एनसीईआरटी सोर्सेज इन ईच चैप्टर, ठीक है। और ऑल इंपॉर्टेंट टेबल है, चार्ट्स है, पिक्चर्स और मैप्स इसमें दिया गया है। और ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो आपके डिमांड भी था कि हम एनसीईआरटी कवर करें 6 से 12 तक, तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी जिसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूड किया गया है। और इसका सीरीज देख लीजिए, एनसीईआरटी का हिस्ट्री है, नोट्स हिस्ट्री भी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो इसमें कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और आने वाले वीडियो में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके साथ साथ जनरल साइंस, ये सारे 69th पीटी के पहले हम कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें और ये सीरीज में आएंगे, इसको कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से, आप मेरा साथ दें। इस तरीके से हम देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, कितना इम्पोर्टेंट ये बुक है, आपको एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सीरीज जो साइंस का, हिस्ट्री का आने वाला है, वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अध्ययन चैप्टर 1, जो विश्व का भूगोल से स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। एक अनुशासन के रूप में भूगोल ये स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है हर एक चैप्टर को, इसको आप बारीकी से देखिएगा, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। भूगोल, भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन किया गया है। जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी याद है आपको। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफी मतलब स्टडी, ठीक है। तो भूगोल ये पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल शब्द सबसे पहले 276 से 194 ईसा पूर्व में एक यूनानी विद्वान, किसके? एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, यूपीएससी भी इसका क्वेश्चन पूछा है कि भूगोल शब्द सबसे पहले 276 से 194 ईसा पूर्व में एक यूनानी ग्रीक जो स्कॉलर था एरेटोस्थनीज, उसके द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। एरेटोस्थनीज नाम याद रखिएगा भूगोल से। यह शब्द ग्रीक भाषा भू मतलब पृथ्वी और ग्राफोज मतलब विवरण या स्टडी से लिया गया है, जो एक साथ पृथ्वी का वर्णन करते हैं, ठीक है। भौगोलिक घटनाएं भौतिक और मानवीय दोनों स्थिर नहीं है, बल्कि अत्यधिक गतिशील है। वे समय के साथ बदलती पृथ्वी और अथक और हमेशा सक्रिय मनुष्यों के बीच पारस्परिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बदलते रहते हैं। इस प्रकार भूगोल प्रकृति और मानव अंतःक्रियाओं के समग्र रूप से अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अभिन्न अंग है और प्रकृति में मानव की छाप है। प्रकृति ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। इसकी छाप भोजन, वस्त्र, आश्रय और व्यवसाय पर देखी जा सकती है। मनुष्य अनुकूलन और संशोधन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता कर चुका है। अब देखेंगे भूगोल की परिभाषा रिचर्ड हॉटसॉन के द्वारा दिया गया था। भूगोल का संबंध पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के विवरण और व्याख्या से है। तो आप ध्यान रखें कि इसका जो रिचर्ड हॉटसॉन ने जो अनुसार इसकी ज्योग्राफी का जो डिफिनीशन है, वो भूगोल का एक संबंध पृथ्वी के सतह के क्षेत्रीय विभेदन के विवरण और व्याख्या से है, ठीक है। और अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार क्या कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में आमतौर पर संबंधित घटनाओं के अंतर का अध्ययन करता है। तो ज्योग्राफी का डिफिनीशन किसने दिया? रिचर्ड हॉटसॉन ने और अल्फ्रेड हेटनर ने, जबकि एरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का जिक्र किया था, ठीक है। एक एकीकृत अनुशासन के रूप में भूगोल को देखते हैं। ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, भूगोल संश्लेषण का एक अनुशासन है। यह स्थानिक संश्लेषण का प्रयास करता है और इतिहास लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है। यह देखिए, ज्योग्राफी क्या करता है? एक स्थानिक संश्लेषण का प्रयास करता है, जबकि इतिहास क्या करता है? एक लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है। दोनों में अंतर क्या है ज्योग्राफी और हिस्ट्री में? तो आप ध्यान रखिएगा, ये स्थानिक संश्लेषण का प्रयास करता है ज्योग्राफी, मतलब कि किसी लोकेशन के बारे में, और इतिहास क्या करता है? एक लौकिक संश्लेषण करता है, किसी जो पास्ट में इवेंट होता है उसके बारे में व्याख्या करता है। इसका दृष्टिकोण प्रकृति में समग्र है,
ठीक है, ज्योग्राफी का नेचर से रिलेटेड है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि विश्व अनन्यों आश्रिताओं की एक प्रणाली है। भूगोल वास्तविकता के वर्गों में संबंधित घटनाओं के संघों को समझने का प्रयास करता है, तो ये रिलेटेड इवेंट्स को समझने का प्रयास करता है जो नेचर में घटित होता है। ये ज्योग्राफी के द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान से संबंधित प्रत्येक विषय भूगोल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके कई तत्व अंतरिक्ष में भिन्न होते हैं। भूगोल वास्तविकता को उसके स्थानिक परिप्रेक्ष्य में समग्रता में समझने में मदद करता है। इस प्रकार भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की घटनाओं में अंतरों पर ध्यान देता है, बल्कि उन्हें समग्र रूप से एकीकृत करता है, यूनाइट करता है, जो स्थानों पर भिन्न हो सकते हैं। मानव और पर्यावरण, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के संबंध के रूप में भूगोल 20वीं सदी की शुरुआत में भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच एक पारस्परिक संबंध के रूप में विकसित हुआ। इससे जुड़ी दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जो इस प्रकार दिया गया है। संभावनावाद, इसके अनुसार संभावना मतलब क्या, पॉसिबिलिज्म, ठीक है, पॉसिबिलिटी। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण को तद अनुसार रूपांतरित कर सकता है। इस विचारधारा का समर्थन बेदाल डी ला ब्लाचे ने किया था। निश्चयवाद, इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य गतिविधि मतलब सर्टनिज्म, ठीक है, निश्चयवाद, इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य गतिविधि पर्यावरण द्वारा तय की जाती है। गतिविधि है जो पर्यावरण द्वारा तय की जाती है। इस विचारधारा का समर्थक कौन था? ये फ्रेडरिक रैटजेल और हटिंगटन था। हटिंगटन, याद रखिएगा, रैटजेल और हटिंगटन ने दिया था क्या, ये निश्चयवाद का थ्योरी दिया था, ठीक है। और डीला ब्लाचे ने क्या दिया था? ये दिया था कि संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म क्या हो सकता है, ठीक है, मानव का अपने पर्यावरण के अनुसार उसका रूपांतरण क्या हो सकता है। इस विचारधारा को डीला ब्लाचे ने दिया था, जबकि निश्चयवाद के अनुसार दिया था, इसका थ्योरी जो है वो गतिविधि पर्यावरण द्वारा तय की जाती है। ये विचारधारा दिया गया था फ्रेडरिक रैटजेल और हंटिंगटन के द्वारा, याद रखिएगा। जबकि ज्योग्राफी शब्द एरिस्टोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया है। मानव पर्यावरण की अवधारणा, मानव पर्यावरण की 3 अवधारणाएं हैं। तो मानव पर्यावरण के, ह्यूमन इन्वायरमेंट की क्या स्पेकुलेशन है? तो ये 3 अवधारणाएं हैं, स्पेकुलेशन है। नियत तत्ववाद की अवधारणा, निर्धारणवाद इस धारणा पर आधारित है कि भौतिक पर्यावरण का मानव पर व्यापक और नियंत्रित प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के पास प्रकृति के नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं मौजूद है, ठीक है। तो मनुष्य को हर हाल में है जो प्रकृति के जो नियम बनाए गए उसको पालन करना ही होगा। यदि जैसे कि वृक्षारोपण है, अगर वृक्षारोपण न करके वृक्षा को कटाई बहुत ज़्यादा करता है तो है जो बाढ़ की समस्या या जो ड्रॉट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। संभावनावाद की अवधारणा, संभावनावाद की प्रतिक्रिया के रूप में आई पर्यावरणीय निर्धारणवाद। यह दृष्टिकोण मनुष्य को एक सक्रिय एजेंट, एक एक्टिव एजेंट के रूप में लेते हुए मानव पर्यावरण, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो रिलेशन है वो एक को अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता है। क्या? ये संभावनावाद। नवनियतवाद देखते हैं, इसकी अवधारणा भूगर्भशास्त्री ग्रिफिथ टेलर ने किया है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं कि टेलर ने क्या कहा है। तो टेलर ने नियतवाद दिया है। तो न्यू फैटलिज्म की अवधारणा है जो ज्योग्राफी जो भूगर्भशास्त्री हैं वो ग्रिफिथ टेलर याद रखिएगा, ने 1920 के दशक में अवधारणा पेश की जो पर्यावरणीय निर्धारणवाद और संभावनावाद के 2 विचारों के ऊपर दिए गए थे, उसके एक बीच का मार्ग को दर्शाता है। उन्होंने इसे नव नियत तत्ववाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेलर ने क्या कहा था। तो टेलर ने है जो 2 के बीच के जो पहले जो विचार दिए गए थे पर्यावरणीय निर्धारणवाद और संभावनावाद, उसके बीच के रास्ता को दिखाते हैं और ये नव नियतवाद और रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी है। तो इस तरीके से टेलर का काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल अध्ययन का एक अंतः विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन किसी न किसी उपागम के अनुसार किया जाता है। भूगोल का अध्ययन करने के लिए प्रमुख दृष्टिकोण इस प्रकार दिया गया है। व्यवस्थित दृष्टिकोण, इसमें देखते हैं कि व्यवस्थित भूगोल दृष्टिकोण समान भूगोल के समान है। यह दृष्टिकोण एक जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट याद रखिएगा, बस हम्बोल्ट करंट भी है जो ओशन करंट है, ठीक है, हम्बोल्ट याद रखिएगा, इसके द्वारा पेश किया गया था। क्या? ये व्यवस्थित दृष्टिकोण ज्योग्राफी का, ठीक है। व्यवस्थित दृष्टिकोण में एक घटना का पूरे विश्व में अध्ययन किया जाता है और फिर टाइपोलॉजी या स्थानिक पैटर्न की पहचान की जाती है। उसका टाइपोलॉजी क्या है, ऐसे घटनाओं का, उसको है जो पहचान किया जाता है किसमें? व्यवस्थित दृष्टिकोण में। और किसको कौन दिया था? हैम्बोल्ट ने दिया था। उदाहरण के लिए देखते हैं कि यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करने में रुचि रखता है, जैसे कोई मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन का अध्ययन करने में रुचि रखता है, तो पहले चरण के रूप में विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाएगा। तो पहले है कि वर्ल्ड लेवल पर देखा जाएगा कैसे उसका जो उस
वेजिटेबल का या कुछ जो उसका जो है वनस्पति का, उसका क्या रोल है, कैसे वो नेचर को इफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें व्यवस्थित दृष्टिकोण हम देखते हैं जो हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था 1769 से 1859 में। देखते हैं भौतिक भूगोल, भू आकृतिक विज्ञान भी जिसे बोलते हैं। यह भू आकृतियों, उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन के लिए समर्पित है। क्या? भौतिक भूगोल, ठीक है, जिसे भू आकृति विज्ञान भी बोलते हैं। जलवायु विज्ञान, इसमें वातावरण की संरचना, मौसम के तत्व, जलवायु, इसके प्रकार और क्षेत्रों का अध्ययन शामिल किया गया है, ठीक है। और देखते हैं कि जल विज्ञान क्या है। यह जल के क्षेत्र अर्थात महासागरों, झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों और मानव जीवन और उनकी गतिविधियों सहित विभिन्न जीवन रूपों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। तो आप ध्यान रखिएगा जल विज्ञान क्या है, तो जल के बारे में। और जलवायु विज्ञान, इसमें वातावरण की संरचना, मौसम के तत्व, जलवायु, इसके प्रकार और क्षेत्रों का अध्ययन शामिल है। और भू आकृतियों, उनके विकास और संबंधित प्रक्रिया के अध्ययन है जो भौतिक भूगोल से संबंधित है। देखते हैं मृदा भूगोल क्या है। तो मृदा भूगोल में जो पेडोलॉजी से बोलते हैं, मृदा का भूगोल स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक स्थलीय परिदृश्य पर मिट्टी के वितरण और परिवर्तनशीलता से संबंधित है। तो यहाँ पे सॉइल के बारे में पढ़ा जाता है कि सॉइल का स्टडी किया जाता है कि वर्ल्ड लेवल पे कैसा उसका सॉइल का नेचर है और एक लोकल लेवल पे क्या है उसका नेचर है और कैसे वो किस तरीके से वो परिवर्तनशील हो रहे हैं। जैसे कि कपास का जो मिट्टी है, कपासी मिट्टी जिसे बोलते हैं, रेगुर सॉइल या ब्लैक सॉइल, वो जैसे वो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में होता है, वहाँ पे जैसे कपास की उसी में खास उसमें कपास की मिट्टी के लिए वो प्रसिद्ध है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी, एलोवियल सॉइल है जिसमें धान की उपज होती है। तो इस तरीके से उसका क्या वर्ल्ड लेवल पे उसका क्या फीचर्स है और उसका क्या कैसा नेचर है, उसमें कौन से क्रॉप उपजाए जाते हैं और किसके लिए वो सुटेबल है। तो इस तरीके से उसका हम पेडोलॉजी माने मृदा भूगोल में देखते हैं। अब मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो सोशियोलॉजी उससे रिलेटेड है, सोशियोलॉजी और कल्चरल, इसमें भूगोल में इसमें समाज और इसकी स्थानिक गतिशीलता के साथ साथ समाज द्वारा योगदान किए गए सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन शामिल किया गया है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेटेड क्या है कि ह्यूमन का सोशल और कल्चरल जो इसका ज्योग्राफी है उसमें समाज और इसकी स्थानिक गतिशीलता के साथ साथ समाज द्वारा योगदान किए गए सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन शामिल, जैसे कि किसी लोकल लेवल एरिया में जैसे ट्राइब रह रहे हैं, ट्राइब मतलब जनजाति रह रहे हैं, तो उसका कैसा उसका ज्योग्राफिकल फीचर है, उसका कल्चर कैसा है, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कैसे पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे हैं, इस तरीके से हम है जो पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। जनसंख्या और निपटान भूगोल, ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों देखते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिंगानुपात सेक्स रेशियो, प्रवासन इमिग्रेशन और व्यावसायिक संरचना माने कॉमर्शियल स्ट्रक्चर जो होता है आदि का अध्ययन करता है, किसमें? जनसंख्या माने पॉपुलेशन साइंस में, ठीक है। बस्ती भूगोल ग्रामीण और शहरी वस्तुओं की विशेषताओं का अध्ययन करता है। तो बस्ती क्या करता है? ये भूगोल वस्तु भूगोल ग्रामीण और शहरी वस्तुओं की विशेषताओं का अध्ययन करता है कि कैसा किस तरीके से वो शहरी अर्बन अर्बन सेंटर है या फिर लोकल सेंटर है, रूरल सेंटर है, उस तरीके से इसको इसमें अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यह कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार और परिवहन, बुनियादी ढांचे और सेवाओं आदि सहित लोगों को आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। क्या? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मतलब कि ऐसा ज्योग्राफी जो मतलब कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब सारे हैं जो उसमें बुनियादी ढांचे माने कि जो और उसकी सेवाएं, सर्विसेज, ट्रेड एंड सर्विस, ये सब सारे हैं जो उसमें दिया जाता है, उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ठीक। ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिक ज्योग्राफी, जिसमें यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनके माध्यम से अंतरिक्ष व्यवस्थित होता है, ठीक है। वर्तमान समय की स्थिति प्राप्त करने से पहले हर क्षेत्र में कुछ ऐतिहासिक अनुभव हुए हैं, जैसे कि बिग बैंग इफेक्ट हुआ है और भी कई सारे जो नेचर कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे काम करता है, उसकी सारी ऐतिहासिक जो प्रोसेस है, हिस्टोरिकल प्रोसेस है, उसका अध्ययन करता है ऐतिहासिक ज्योग्राफी, ठीक है, जिनके माध्यम से अंतरिक्ष व्यवस्थित होता है, ठीक है, जैसे बिग बैंग थ्योरी, ये सब है, आप जानते होंगे, उसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा। भौगोलिक विशेषताएं भी अस्थायी परिवर्तनों का अनुभव करती है और ये ऐतिहासिक भूगोल की चिंताएं हैं। तो भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल फीचर्स भी एक अस्थायी परिवर्तनों का अनुभव करती है, जैसे कहीं पे वेदर, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर अभी जैसे हो रहा है, अस्थायी परिवर्तन ये है, कभी होता है, कभी रुक जाता है, कभी
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट को बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा, या फिर ऐसा स्थिति अगर मौसम में बनता है पूरे वर्ल्ड का, ग्लोबल क्लाइमेट तो डाउन होता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे हम ऐतिहासिक भूगोल की है जो स्टडी करते हैं। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यह राजनीतिक सीमाओं, पड़ोसी राजनीतिक इकाइयों के बीच अंतरिक्ष संबंधों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, चुनाव परिदृश्य का अध्ययन करता है और जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या करता है, ये भी कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, किसी भी नेबर जैसे कोई भी पड़ोसी राज्य है उसके साथ कैसे उसके पॉलिटिकल यूनिट्स है, उसके बीच जो स्पेस है उसका स्पेस रिलेशन, और जैसे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन मतलब कि डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, चुनाव परिदृश्य का अध्ययन करता है और जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है क्या, एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या ये कह रहा है कि जैसे किसी भी अगर कोई भी पॉलिटिशियन है तो वो क्या समझता है, कोई पार्टी है तो क्या समझता है किस हमारे उसके किस कंस्टिट्यूंसी में, किस जो निर्वाचन क्षेत्र में उसके ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट हैं। ठीक है, उस अनुसार वो उस ज्योग्राफी एरियन में ज़्यादा से ज़्यादा वो विकसित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके देखें पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल क्या करता है, राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है और ये प्रक्रियाएं किसी की भौगोलिक स्थिति से कैसे प्रभावित होती है उसका भी अध्ययन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया जाता है। ठीक है, योगेओग्राफी, प्लांट ज्योग्राफी, यह उनके आवासों में प्राकृतिक वनस्पति के स्थानिक पैटर्न का अध्ययन करता है। क्या प्लांट ज्योग्राफी क्या करता है, यह उनके आवासों में प्राकृतिक वनस्पति जो नेचुरल वेजिटेशन उसके स्थानिक पैटर्न उसका कैसे चेंज हो रहा है, लोकली पैटर्न, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। योगेओग्राफी। ठीक है, चिड़ियाघर भूगोल, यह जानवरों और उनके आवासों के स्थानिक पैटर्न और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, चिड़ियाघर भूगोल क्या करता है, जानवरों और उनके आवासों के स्थानिक पैटर्न और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे जू बनाया जाता है, इसे जू ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, यह प्रजातियों के निवास स्थान की विशेषताओं के वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी या इकोसिस्टम जिसे बोलते हैं, यह प्रजातियों के निवास स्थान की विशेषताओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पर्यावरण भूगोल, यह मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच बातचीत के स्थानीय पहलुओं और पर्यावरण पर मानव उपस्थिति के प्रभाव जैसे भूमि क्षरण, प्रदूषण आदि से संबंधित है। यह क्षरण के लिए चिंता भी पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस नई शाखा की शुरुआत हुई है, भूगोल। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं कि मनुष्य और ह्यूमन एंड नेचर के बारे में, दुनिया के बीच कैसे कैसे रिलेशन करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, उनके बारे में, जैसे कि लैंड इरोजन, सॉइल इरोजन, पॉल्यूशन। ठीक है, इससे संबंधित हम इसमें देखते हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में। इसके कंजर्वेशन के लिए चिंता भी पैदा होता है कि कैसे है इसको प्लांट जैसे फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे एनिमल को कंजर्व किया जाए, जैसे बहुत सारे टाइगर रिजर्व, जूलॉजिकल गार्डन ये सब बनाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस नई शाखा की शुरुआत हुई जिसे भूगोल कहते हैं। अब देखते हैं क्षेत्रीय दृष्टिकोण। क्षेत्रीय दृष्टिकोण में दुनिया को विभिन्न पद अनुक्रमित स्तरों पर क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और फिर किसी विशेष क्षेत्र में सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक, राजनीतिक या नामी क्षेत्र हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण जर्मन भूगोलवेत्ता और हम्बोल्ट और कार्ल रिटर और हम्बोल्ट के समकालीन द्वारा विकसित किया गया था 1779 से 1859 के बीच। अब देखते हैं भूगोल की शाखाओं के आधार पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भूगोल की शाखाएं देखते हैं क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर। क्षेत्रीय अध्ययन और अध्ययन का क्षेत्र, इसमें ठीक है पढ़ा जाता है मैक्रो, ठीक है, माइक्रो, बीच में जो मास होता है बीच का अध्ययन। ठीक है, क्षेत्रीय अध्ययन बोलते हैं। माइक्रो में क्या होता है, क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन का क्षेत्र है मैक्रो, मास और माइक्रो। ठीक है, क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय विश्लेषण, क्षेत्रीय योजना बनाते हैं, देश या ग्रामीण योजना बनाते हैं, नगर या शहरी योजना बनाते हैं। ये भूगोल की शाखाएं हैं क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पे। मैक्रो, मेसो और सूक्ष्म क्षेत्रीय अध्ययन सहित क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो मैक्रो मतलब क्या होगा, MACRO है मैक्रो। ठीक है, आपको हम समझा देंगे मैक्रो, मेसो और क्या है, माइक्रो है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कैसे कैसे मैक्रो में पहचान की जाती है। तो देखिए आई यहाँ पे है तो इंडिविजुअल, आई से इंडिविजुअल होता है, मैंने व्यक्तिगत, सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों, कुछ ही लोगों के बारे में इसमें जानकारी देते, कुछ ही क्षेत्रों के बारे में इसमें जानकारी मिलता है माइक्रो में। जबकि मैक्रो मैंने ए मतलब याद रखिए ऑल।
ठीक है। ऑल मतलब कंप्लीट रूप से है जो पूरी ज्योग्राफी या पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। पूरे इंडियन इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, और जबकि एक छोटे से लेवल एक घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमी को हम माइक्रो इकोनॉमी से देखते हैं, मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमी। ठीक है। मेसो होता है जो बीच का होता है, माइक्रो और मैक्रो के बीच में जो मेसो होता है वो। ठीक है। तो कुछ हम इन्वॉल्व करते हैं वो ग्लोबल नेशनल लेवल का, और कुछ अपना है जो डोमेस्टिक लेवल को भी देखते हैं। तो इस तरीके से हम माइक्रो और मैक्रो के बीच में मेसो को देखते हैं। ठीक। क्षेत्रीय योजना जिसमें देश, ग्रामीण और नगर शहरी योजना शामिल है। तो क्षेत्रीय योजना बनाया जाता है जिसमें देश और ग्रामीण से रिलेट करके नगर या शहरी योजना है जिसमें शामिल किया जाता है। क्षेत्रीय विकास, रीजनल डेवलपमेंट, यह कल्याण के भूगोल और जिसे वेलफेयर ज्योग्राफी से बोलते हैं और इसके विकास के बारे में है। ठीक है। तो क्षेत्रीय विकास क्या है, तो यह कल्याण के भूगोल और इसके विकास के बारे में है। क्षेत्रीय विश्लेषण, इसके दो पहलू हैं जो हर विषय में समान है। यह है दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, भौगोलिक विचार। ठीक है। भौगोलिक विचार, भूमि और मानव संपर्क, मानव परिस्थिति, तरीके और तकनीक, मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, टेक्निक्स। कंप्यूटर कार्टोग्राफी सहित, कार्टोग्राफी मतलब कार्टो मतलब क्या होता है, ये मैप के बारे में डिस्कशन करता है। मात्रात्मक तकनीक, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है, जैसे सांख्यिकी तकनीक भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें फील्ड सर्वेक्षण विधियां अपनाई जाती है, भू सूचना विज्ञान जिसे बोलते हैं। ठीक। और भू सूचना विज्ञान अलग है। तो टोटली क्या, ये सब थोड़ा सा है, अभी डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं देख रहे हैं। ये बस एक डिफाइन किया गया है इसके। ठीक है। इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है। इसको आप देखते आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए भू सूचना विज्ञान क्या है, इसमें तकनीकें शामिल है जैसे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। उपरोक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं का एक व्यापक प्रारूप देता है। तो ये सब हम ऊपर ऊपर देख रहे थे ज्योग्राफी के ब्रांचेस, और उसके बारे में देख रहे थे जो छोटे छोटे है जो पार्ट्स उसके बनते हैं। ठीक। भौतिक भूगोल और इसका महत्व। भौतिक भूगोल में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल का अध्ययन शामिल है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, तो इसमें है जो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लिथोस्फेयर, ठीक है, जिसे स्थल मंडल बोलते हैं, वायुमंडल माने एटमोस्फेयर, और जलमंडल हाइड्रोस्फेयर, और बायोस्फेयर जीवमंडल बोलते हैं। ठीक है। लिथोस्फेयर क्या होता है, तो लिथोस्फेयर यह ठोस क्रस्ट या पृथ्वी की कठोर शीर्ष परत है जो हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, उसमें है जो घर बनाते हैं, ये सब है जहाँ रहते हैं, दौड़ते हैं, ये लिथोस्फेयर का पार्ट है। यह ठोस क्रस्ट, ठीक है, सॉलिड क्रस्ट है, और पृथ्वी की कठोर शीर्ष परत है। यह विभिन्न भू आकृतियों जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटियां आदि के साथ एक अनियमित सतह है। जलमंडल यह जल के क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसमें पानी के विभिन्न स्रोत और विभिन्न प्रकार के जल निकाय जैसे नदी, झील, झरना, समुद्र, महासागर आदि इसमें शामिल है हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम इन्वायरमेंट को चार तरीके से देखते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है। यहीं पे टिका हुआ है। देखते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल वायु की, ठीक है, वायु की वह पतली परत है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो वायु को चारों तरफ से, जैसे एक पृथ्वी है, पृथ्वी को चारों तरफ से अर्थ को घेरे रहता है, वायु की वह पतली परत है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वातावरण को धारण करता है। ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, अपने चारों ओर के वातावरण को धारण करता है। ठीक है। बायोस्फीयर, इसमें प्लांट और एनिमल किंगडम मिलकर बायोस्फीयर या लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु जीवन का समर्थन करने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसे इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं जिसमें जगत संसार किया गया है। यह देखिए सूत्रों का कहना है कि कक्षा 6 नई एनसीईआरटी का चैप्टर 1 दिया गया। इसमें कक्षा 11वीं नई एनसीईआरटी और कक्षा 6 पुरानी एनसीईआरटी का चैप्टर भी पृथ्वी हमारे सौरमंडल में दिया गया है। तो सारे एनसीईआरटी के चैप्टर को इसमें है जो एक कंप्रिहेंसिव रूप में तैयार किया गया है। ये काफ़ी है जो फायदेमंद होगा, काफ़ी यूजफुल है, आप देखते जाइए। अब देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्स, लाखों आकाश गंगाओं वाले विशाल और अनंत अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। यूनिवर्स किसे कहते हैं, ये लाखों आकाश गंगा और वाले विशाल और अनंत अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहा जाता है। तारा, तारा एक खगोलीय पिंड है, एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट है वो है, जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। इसको तारा का अपना हीट एंड अपना लाइट होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बन जाते हैं। गैलेक्सी करोड़ों करोड़ों का परिवार या व्यवस्था है सितारे। ठीक है। तो तारा है
ये इसका अपना एक खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है, अपना हीट और इसका अपना लाइट होता है, ठीक है, तारा का। सूर्य के निकटतम तारे कौन है? ये प्रोक्सिमा सेंचुरी को, जो सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश लगभग 4 वर्षों में हम तक पहुंचता है, ठीक है। तो जो सूर्य के निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसका प्रकाश लगभग 4 वर्षों में, कब तक? 4 वर्षों में हम तक पृथ्वी तक पहुंचता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिए, क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखते हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत दिया गया है। अभी शुरुआत में आपको ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। आप आज अब तक आप है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखते आ रहे थे, लेकिन इस नए रूप में आप अगर सब्जेक्टिव को देखेंगे तो आपको सारे एनसीईआरटी का चैप्टर है जो कवर हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। खास करके जो बिहार से लड़के आते हैं वो एनसीईआरटी कम और लूसेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये लूसेंट का एक है ना, कि एक लूसेंट का बोल सकते हैं कि उसको पूरी तरह कम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत दिया गया है। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लोकप्रिय तर्क है जो बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, मतलब कि एक्सप्लोसिव यूनिवर्स, ठीक है, जो परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हवल, ये देखिए क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, 1920 में एडविन हवल ने सबूत दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, मतलब कि ब्रह्मांड है जो फैल रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है आकाश गंगाएं आगे और आगे दूर होती जा रही है। सिद्धांत 1960-70 में जॉर्ज एडवर्ड लेमेट्रे द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। लेमेट्रे, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, ठीक है। तो ये सिद्धांत है जो 1960 से 1970 में जो यूनिवर्स आगे फैल रही है, आगे दूर दूर जा रही है, तो इसको देखिए, पहले तो 1920 में एडविन हब्बल ने ये सबूत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता है आकाशगंगाएं और आगे और दूर होती जा रही है। सिद्धांत है जो 1960-70 में, 1920 के बाद 1960-70 में कौन दिया था? लेमेट्रे ने दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केवल आकाशगंगाओं के बीच का स्थान बढ़ रहा है, स्वयं आकाशगंगाओं का विस्तार नहीं हो रहा है। तो आकाशगंगा के बीच का स्थान बढ़ रहा है, ये वैज्ञानिकों का मानना है, जबकि स्वयं आकाशगंगाओं का विस्तार नहीं हो रहा है, ठीक। देखते हैं ब्रह्मांड के विकास के चरण, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के विकास में निम्नलिखित चरणों पर विचार करती है। शुरुआत में ब्रह्मांड को बनाने वाले सभी पदार्थ छोटे आयतन, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे वॉल्यूम के, अनंत तापमान था इसका, इन्फिनाइट टेम्परेचर था और नन्ही गेंद, स्मॉल जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, के रूप में एक स्थान पर मौजूद थे। अनंत घनत्व, इनफाइनाइट डेंसिटी। बिग बैंग के समय छोटी गेंद में हिंसक रूप से विस्फोट हुआ और इससे बहुत बड़ा विस्तार हो गया। तो अब बिग बैंग थ्योरी को इस तरीके से समझिएगा कैसे कैसे ये स्टेजेस में डेवलप हुए। तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के विकास में निम्नलिखित चरणों पर विचार करती है। शुरुआत में ये ब्रह्मांड को बनाने वाले सभी पदार्थ छोटे आयतन, अनंत तापमान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा था, तो ये छोटे आयतन था, स्मॉल वॉल्यूम था, मिनिमल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर मैंने अनंत तापमान था, और एक छोटा सा बॉल जैसा आकार का वो था, लेकिन बाद में इसका डेंसिटी भी अनंत था, ठीक है। बिग बैंग के समय ये छोटी गेंद था, वो हिंसक रूप से विस्फोट हुआ और इससे बहुत बड़ा विस्तार हो गया, जिसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, जिसे लामात्रे ने बाद में है जो पेश किया था, ठीक है। अब यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि बिग बैंग की घटना वर्तमान से कब 13.7 अरब साल पहले हुई थी। कब? 13.7 अरब साल पहले हुई थी। विस्तार आज भी जारी है। जैसे जैसे यह बढ़ता गया, कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होती गई, ठीक है। धमाके के बाद 1 सेकंड के अंशों के भीतर विशेष रूप से तेजी से विस्तार हुआ था। 1 सेकंड के अंशों के अंतर के भीतर विशेष रूप से तेजी से विस्तार हुआ था, किसका? ये यूनिवर्स का, बिग बैंग का, ठीक है। बिग बैंग थ्योरीज में यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ था। इसके बाद विस्तार धीमा हो गया है। बिग बैंग घटना के पहले 3 मिनट के भीतर ही पहला परमाणु बनना शुरू हो गया था, पहला एटम बनना शुरू हो गया था, पहले 3 मिनट के अंदर ही। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ को जन्म दिया और ब्रह्मांड फिर बन गया था। अब देखते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। यह बिग बैंग थ्योरी का ही एक विकल्प था, ऑप्शन था। 1948 में हरमन बॉन्डी
थॉमस गोल्ड और फ्रेड हायल द्वारा स्थिर स्थिर राज्य सिद्धांत पर सबसे प्रभावशाली पत्र प्रकाशित किए गए थे। तो ये स्टेडी स्टेट थ्योरी पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये 1948 में दिया गया बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है। इसने ब्रह्मांड को किसी भी समय लगभग समान माना। तो इसने ब्रह्मांड को किसी भी समय लगभग समान माना कि कोई भी इसमें है जो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जैसा था वैसा ही है। हालांकि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में अधिक प्रमाण उपलब्ध होने के साथ वैज्ञानिक समुदाय वर्तमान में ब्रह्मांड के विस्तार के तर्क का समर्थन करता है। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये किससे रिलेटेड? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी यह बिग बैंग थ्योरी का एक रूपांतर है जिसमें ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन की क्रमिक अवधियों से गुजरता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड है जो बिग बैंग और बिग स्क्वीज के बीच अंतहीन रूप से स्पंदित होता है। यह सिद्धांत एलन सैंडेज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? एलन सैंडेज द्वारा दिया गया पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो याद रखें, एलन सैंडेज ने दिया था पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब हम देखेंगे खगोलीय पिंड के बारे में। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के आकाश में चमकती हैं आकाशीय पिंड कहलाती है। तो सूर्य, चंद्रमा, तारा आदि ये सब आकाशीय पिंड है। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहते हैं। ठीक है, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड भी कहते हैं। खगोलीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जिस जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह भी एक खगोलीय पिंड है, अर्थ। ठीक है, एक अर्थ एक खगोलीय पिंड है। आकाशीय पिंड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा होती है और प्रकाश होती है। ऊष्मा और प्रकाश होती है, जैसे कि तारे, वे तारे कहलाते हैं। ये वास्तव में गैसों से बने बहुत बड़े और गर्म पिंड होते हैं। तो तारे क्या होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े और गर्म पिंड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है, वे केवल उस प्रकाश को परावर्तित करते हैं जो उन्हें सूर्य जैसे तारे से प्राप्त होता है। ये ग्रह कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ताप और उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, जैसा कि तारे में होता है, ग्रह में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वे केवल उस प्रकाश को परावर्तित करते, रिफ्लेक्ट करते जो उन्हें सूर्य जैसे तारे से प्राप्त होता है। सूर्य से उसके पास रिफ्लेक्शन होकर लाइट आता है और उसको फिर दूसरी जगह रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ग्रह शब्द का अर्थ घुमक्कड़ होता है। ग्रह मतलब घूमना। ठीक है, ग्रह शब्द का अर्थ आप जान लीजिए, इसका मतलब घुमक्कड़ होता है, बांडरर होता है। ठीक है, हमारी, इसको भेजा बाउंड भी बोलते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ऐसा ग्रह है जो अपनी रोशनी और गर्मी सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी के पास अपना ऊष्मा और अपना इसका अपना लाइट नहीं है। ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये सूर्य एक तारा है जिससे वो प्राप्त करते हैं। आकाश गंगाओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, गैलेक्सी परस्पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे तारों की एक प्रणाली है और अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र में समान प्रणालियों से अलग है। तो गैलेक्सी क्या है? एक परस्पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे तारों की एक प्रणाली, एक सिस्टम है। गैलेक्सी माने गैलेक्सी इज द सिस्टम ऑफ स्टार्स विच इज बॉन्डेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, और अंतरिक्ष के विशाल क्षेत्र में समान प्रणालियों से अलग है। ठीक है, इसे गैलेक्सी आकाशगंगा कहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में गैस के बादल भी शामिल होते हैं, जिसमें कुछ काफी विशाल हैं। इन गैसीय बादलों में नए तारे जन्म लेते हैं। एक आकाशगंगा में अरबों तारे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। आकाशगंगा में, ध्यान रखिए, आकाशगंगा का आयाम 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष हो सकता है। और ये प्रकाश वर्ष याद रखिएगा, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, दूरी, पार्सक, पार्सक भी लाइट ईयर जैसे होता है ना, 3.26 लाइट ईयर 1 पार्सक होता है, जो दूरी की इकाई है। ठीक है, आकाशगंगा के प्रकार देखते हैं। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है। अंडाकार आकाशगंगा, ये पुराने तारों की चपटी, ऐसे करके ये चपटी गेंदों की तरह होती है और इनमें बहुत कम गैस होती है। इनमें 1 खरब सितारे वाले सबसे विशाल आकाशगंगाएं भी शामिल होती है। किसमें? अंडाकार आकाशगंगाएं में। ठीक है, दूसरा है सर्पिल मंदाकिनिया, इनका आकार चपटा होता है, चपटा होता है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, चपटा होता है। उनके पास युवा सितारों की एक डिस्क से घिरे पुराने सितारों से बने केंद्र में एक प्रक्षेपण है और सभी सर्पिल भुजाओं में व्यवस्थित किया गया है। अब देखते हैं अनियमित मंदाकिनिया, इनका कोई विशेष आकार नहीं होता। ये किसी भी तरीके से इरेगुलर फॉर्म में, इरेगुलर शेप में रहते हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, अरबों गैलेक्सीज हैं। आकाशगंगा का केंद्र है जो भारी मात्रा में ऊष्मा, विकिरण, रेडिएशन, रेडियो वेव्स और एक्सरे छोड़ता है। तो आकाशगंगा का केंद्र है जो भारी मात्रा में है, जो हीट, रेडिएशन, रेडियो वेव्स और एक्सरे छोड़ता है। प्रमुख आकाशगंगाएं, ठीक है, तो इस प्रकार है मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे से बोलते दूध गंगा। ठीक है, मिल्की वे,
सौरमंडल मिल्की वे का एक भाग है। सोलर सिस्टम है जो मिल्की वे का एक भाग है। इसे मिल्की वे के रूप में जाना जाता है क्योंकि आकाश में प्रकाश को की एक दुधिया पट्टी, मिल्की वे दुधिया पट्टी के रूप में दिखाई देती है। हमारी मिल्की वे एक बड़ी विरजित सर्पिल आकाशगंगा, सर्पिल याद रखिएगा, सर्पिल कैसा आकार इसका आकाशगंगा का, जो सोलर ये मिल्की वे का ये सर्पिल है, सर्पिल, ठीक है, सर्पिल आकाशगंगा है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसे मेसियर 31 के रूप में भी जाना जाता है। किसको? एंड्रोमेडा गैलेक्सी को। यह एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है जो पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष और मिल्की वे के निकटतम बड़ी आकाशगंगा है। कौन? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, याद रखिएगा। इसे मेसियर 31 के रूप में जाना जाता है और यह एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है जो पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पे और मिल्की वे के निकटतम बड़ी आकाशगंगा है। तो यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी। गैलेक्सी और स्टार फॉर्मेशन देखते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में भी पदार्थ और ऊर्जा का वितरण नहीं था। इन प्रारंभिक घनत्व अंतरों ने, जो डेंसिटी डिफरेंस ने गुरुत्वाकर्षण बलों में अंतर को जन्म दिया और इसने मामले को एक साथ खींच लिया। ये आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना था। आकाशगंगाएं विशाल दूरियों में फैली हुई है जिन्हें 1000 प्रकाश वर्गों में मापा जाता है। तो आकाशगंगाएं हैं जो विशाल दूरी में फैला हुआ है जिन्हें हजारों प्रकाश वर्षों में, लाइट ईयर में मापा जाता है। यह प्रकाश वर्ष क्या है? यह प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है और पारसक भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे एक प्रकाश वर्ष मान लिया जाता है। यह 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। तो इसको याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? 8.311 मिनट है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8.31 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है कि 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास, यहाँ पे एग्जैक्ट दिया गया है, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 8 मिनट 16 सेकंड, याद रखिएगा। कहीं कहीं बदलते रहता है डाटा, लेकिन 8 मिनट 16 सेकंड दिखेगा। निहारिका, निहारिका नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचयन से एक आकाशगंगा का निर्माण शुरू होता है। तो निहारिका क्या है? निहारिका नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में, क्लाउड के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचयन से एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। किस गैस से? हाइड्रोजन गैस के संचयन से, ठीक है। आखिरकार बढ़ती निहारिका गैस के स्थानीय गुच्छों को विकसित करती है। ये गुच्छे और भी सघन गैसीय पिंडों में विकसित होते रहते हैं जिससे तारों का निर्माण होता है। माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुआ था। सितारे देखते हैं, स्टार्स। तारे चमकदार गैसों के विशाल पिंड होते हैं जिनमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो अपनी स्वयं की तारे में हीट एंड लाइट होता है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है, लाइट ईयर में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में प्रकाश की गति से तय की गई दूरी है जो लगभग, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वो जो देखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसी तारे का रंग उसकी सतह के तापमान से निर्धारित होता है, ठीक है। तो तापमान से, उसके टेम्परेचर से है जो तारे का रंग होता है। यदि जैसे देखते हैं जिन तारों का तापमान कम होता है वे लाल दिखाई देते हैं और अधिक तापमान वाले तारे पीले दिखाई देते हैं और बहुत अधिक तापमान वाले तारे नीले दिखाई देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है जो उठाए जाते हैं। किसी तारे का रंग उसकी सतह के किससे, तापमान माने टेम्परेचर से निर्धारित होता है और जिन तारों का तापमान कम होता है वे लाल दिखाई देते हैं, रेड दिखाई देते हैं तारा, और जिसका अधिक तापमान हो गया वो पीला, और सबसे बहुत अधिक हो गया मतलब उसका तापमान है जो हो गया तब उसका कलर है जो नीला, ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। जैसे इसको हम देख सकते हैं अपने जो मोमबत्ती जलाते हैं उससे भी, आप गैस का स्टोव पे जलाते हैं उसको, इससे भी आप तुलना कर सकते हैं। उच्च गति के साथ तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक धुरी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर तारा है जो उच्च गति के साथ है जो ट्रैवल करते दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी अपने केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक धुरी के जो एक्सिस होता है उसके चारों ओर पश्चिम से पूर्व, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमती है। पृथ्वी है जो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। इसलिए एक तारा एक सेकेंड,
इसलिए एक तारा है जो 4 मिनट में लगभग 1 डिग्री का कोण तय करता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए एक तारा है जो 4 मिनट में ये लगभग 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाला पूछ देता है 1 डिग्री वाला कितना मिनट, तो 4 मिनट है जो 1 डिग्री में, ठीक है। 1 डिग्री कब, कितने देर में, 4 मिनट में। और देखिए 60 मिनट में कितना, 15 डिग्री, 60 मिनट में 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटा मतलब कि 15 डिग्री है जो दूरी तय कर लेता है। तारों का जीवन चक्र, ठीक है, देखते हैं तारों का जीवन चक्र। तारों की आयु लाखों से लेकर अरबों वर्ष तक की होती है। कब से, लाखों से लेकर अरबों वर्ष तक की होती है। सितारे विशाल परमाणु भट्टी की तरह है, परमाणु भट्टी के है, एटॉमिक रिएक्टर की तरह होते हैं, ठीक है। तारे के अंदर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाएं, संलयन की प्रक्रिया, मतलब कि इसमें याद रखिएगा संलयन की प्रक्रिया द्वारा है जो तारे के अंदर परमाणु प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है। हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता, किसको, हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज करता है। हाइड्रोजन है जो हीलियम में टूट जाता है, और यह परमाणु प्रतिक्रिया तारों को उनकी ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी उसमें डालता है, ठीक है। सितारे अपने जीवन की शुरुआत धूल और गैसों, क्लाउड एंड गैस एंड डस्ट के बादलों के रूप में हरकत करते हैं, और नेबुला कहा जाता है। नेबुला किसे बोलता है, ये देखिए क्वेश्चन है जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जिसमें जो आपको परेशान कर देंगे। तो तारों के अंदर होने वाली परमाणु है जो कैसी अभिक्रिया है, तो ये संलयन मतलब क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखिएगा, फ्यूजन मतलब याद रखिएगा FUSION होता है फ्यूजन में, और न्यूक्लियर में जाते तो FU जहां आ गया तो ये सन में SU आता है, यू आता है ना, तो सन में, तो इसमें संलयन होगा, सन माने संलयन, ठीक है। और फिर विखंडन मतलब कि जो होता है परमाणु बम में, जबकि हाइड्रोजन गैस जो बनता है, हाइड्रोजन बम वो बनता है इससे ही, क्योंकि हाइड्रोजन को हीलियम में टूटता है, किसमें, या संलयन में, संलयन की अभिक्रिया में। तो याद रखिएगा इसको, सन है जो संलयन अभिक्रिया होता है। सन और स्टार, स्टार भी है जो एक सन है, सन भी एक स्टार ही है, ठीक है। तो इसलिए स्टार में जो फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन से हीलियम में ये टूटता है, और यह देखिए किसमें प्रतिक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। और जबकि परमाणु बम बनाने में है जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और हाइड्रोजन बम बनाने में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन है जो हीलियम में टूटता है। और ये देखिए नेबुला क्या होता है, तो सितारे अपने जीवन की शुरुआत धूल और गैस, क्लाउड एंड डस्ट के, ठीक है, जो होता है उसे क्लाउड बनाता है डस्ट एंड गैसेस के रूप में करते हैं, उन्हें नेबुला कहा जाता है। तो नेबुला क्या है, ये कि डस्ट और गैसों के एक बादल के रूप में रहता है, ठीक है, जो ये शुरुआती जीवन में रहता है, स्टार। एक गुजरते तारे का गुरुत्वाकर्षण और पास के सुपरनोवा, किसी तारे का सुपरनोवा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुपरनोवा किसी तारे का विस्फोट होता है, ठीक है। एक गुजरते तारे का गुरुत्वाकर्षण और पास के सुपरनोवा से शॉक वेव नेबुला को अनुबंधित कर सकता है, जो गैस के बादल में पदार्थ है जो प्रोटोस्टार, ठीक है, प्रोटोस्टार नामक घन क्षेत्र में विलीन होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोटो तारा संघनित होता जाता है या गर्म होता जाता है, ठीक है। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंच जाता है और परमाणु संलयन शुरू हो जाता है, माने एटॉमिक जो न्यूक्लियर फ्यूजन है जो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार तारे का मुख्य चरण शुरू होता है, यह अपना अधिकांश जीवन इसी स्थिर अवस्था में व्यतीत करेगा। तारों का जीवन काल उनके आकार पर निर्भर करता है, किस आकार का, कितना साइज उसका बड़ा है। बड़े तारे छोटे तारों की तुलना में अपना ईंधन बहुत तेजी से जलाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, बड़े तारे छोटे तारों की तुलना में अपना ईंधन बहुत तेजी से जलाते हैं। आखिरकार सितारों का ईंधन खत्म होना शुरू हो जाएगा, फिर वे रेड जाइंट बनाने के लिए विस्तार करेंगे। यह चरण तब तक रहता है जब तक तारा अपने शेष ईंधन को समाप्त नहीं कर देता है। इस बिंदु पर परमाणु प्रतिक्रिया का दबाव गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता है और तारा ढह जाता है, मतलब टूट जाता है, जिसे हम तारों का टूटना कहते हैं। अब देखते हैं तारामंडल। तारामंडल देखते हैं। नक्षत्र रात्रि आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप है। उर्सा मेजर या बिग बियर एक ऐसा नक्षत्र है जो उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, एक ऐसा नक्षत्र है। सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्रों में से एक सप्तर्षि जिसे बोलते हैं, ये सात ऋषि का चरण है। यह 7 तारों का एक समूह है जो उर्सा मेजर तारामंडल का एक हिस्सा है। तो उर्सा मेजर क्या है, यह एक ऐसा एक नक्षत्र है जो तारामंडल का हिस्सा है, ठीक है। और सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र क्या है, एक सप्तर्षि है, सप्तऋषि, जो 7 ऋषियों के चरण और 7 तारों का एक समूह है। अब देखते हैं ध्रुव तारा पोल स्टार।
चूंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है, इसलिए इसे उत्तर तारा भी कहा जाता है, नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, इसे पोल स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। इक्वेशन है जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि पोल स्टार है जो किस दिशा को डायरेक्ट करता है, तो ये उत्तर दिशा को। यह आकाश में सदैव एक ही स्थिति में उत्तर दिशा की ओर, यदि आप कहीं जंगल में रास्ता भटक जाते हैं तो आप सीधे पोल स्टार ध्रुव तारा को जो नॉर्थ डायरेक्शन में है उसको देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। तो सप्तऋषि है जो कहाँ पे रहता है, ये नॉर्थ पोल के साइड रहता है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंगित करता है पोल स्टार, ये सप्तऋषि भी। चंद्रशेखर लिमिट क्या है ये देखते हैं। यह सफेद बौने तारे के जो व्हाइट डार्क स्टार है उसके आकार की तुलना एक ग्रह के आकार से की जा सकती है। मतलब कि ऐसा बहुत बड़ा उस टाइप का एक प्लैनेट से थोड़ा छोटा, जैसे कि अभी प्लूटो है, जो प्लूटो को डार्क प्लैनेट बोलता है, डार्क स्टार बोलता है, ठीक है। ऐसे तारों का द्रव्यमान हमेशा सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.4 गुना से कम होता है, 1.44 गुना से कम होता है, ठीक है। यह परिणाम है जो एस चंद्रशेखर द्वारा सिद्ध किया गया था। इसलिए अधिकतम द्रव्यमान को चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमित द्रव्यमान भी कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्रशेखर सीमित द्रव्यमान पूछा जाता है कितना ये है, तो ये सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.44 गुना कम होता है, ठीक है। ये इन्होंने तारों का द्रव्यमान के बारे में बताया था कि तारों का द्रव्यमान हमेशा सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.44 गुना कम होता है, इसे चंद्रशेखर लिमिट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। रोमन पौराणिक कथाओं में सोल सूर्य देवता है। सोल क्या है, ये सूर्य देवता है, और सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य जो एक तारा है, 8 ग्रह है, अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। 9वां ग्रह प्लूटो था जिसे 2006 में हटा दिया गया था, और इसे अब एक बौने ग्रह के रूप में, बौने तारे के रूप में देखा जाता है। 63 चंद्रमा माने 63 सैटेलाइट्स, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु, और भारी मात्रा में धूलकण और गैसें हैं। तो हमारे सौरमंडल में क्या क्या है, सूर्य जो कि एक तारा है, सूर्य है जो सेंटर है, उसी के इर्द गिर्द है, चारों ओर है जो 8 ग्रह, जो जितने जो पिंड है वो घूमते हैं। तो 8 ग्रह, 63 चंद्रमा, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स हैं, उल्का पिंड, कॉमेट्स हैं, मेटियोर्स हैं, ठीक है, जो भारी मात्रा में धूलकण और गैसें भी हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। हमारा सोलर जो आवर सोलर सिस्टम है किसका हिस्सा है, तो ये आवर मिल्की वे का, मिल्की वे का जो एक गैलेक्सी है उसका एक हिस्सा है। गैलेक्सी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ स्टार्स बोलते हैं, जो तारों का समूह को गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारा सौर मंडल है जो क्या है, वो सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, इसे आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, ये हमारा सौर मंडल को। यह देखिए हमारा सौर परिवार है, जिसमें ये रवि, ठीक है, सूर्य है, शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी है। इसको हम आगे देखेंगे, इसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में कौन साइज के अनुसार और कौन डिस्टेंस के अनुसार देखेंगे। जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स है जो टोटल 8 है, ठीक है, उसको देखेंगे। और सन है जो जिसका मेन सेंटर है। अब देखते हैं सूरज के बारे में। सन, सूरज सौर मंडल के केंद्र में है, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल के लिए सभी ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का परम स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना, 150 मिलियन किलोमीटर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्रह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह, भी 8 ग्रह है। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में देखिए आगे क्वेश्चन, उनके दूरी के क्रम में वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, इसको रख देते हैं इधर, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, 4 इधर 4 इधर है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसे रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे धूल मिट्टी कण पाए जाते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पे गैसेस का मात्रा ज़्यादा है, तो इसे गैसेस प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। इसे जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। जोवियन मतलब जुपिटर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति इसमें सबसे बड़ा है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित पथों में परिक्रमा करते हैं, जिन्हें कक्षाएं कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। वे सभी ग्रह अपनी कांति में एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। शुक्र और यूरेनस, वेनस और यूरेनस को देखिए, क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है।
कि वेनस और यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रह उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में वे परिक्रमा करते हैं, रोटेट करते हैं, लेकिन जैसे कि वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। जबकि ये उल्टा करता है, शुक्र और यूरेनस क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ठीक है। पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब, और ये शुक्र और यूरेनस जो है जो ईस्ट और वेस्ट की ओर घूमते हैं। जैसे जैसे सूर्य से ग्रह की दूरी बढ़ती जाती है उसे एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय भी बढ़ता जाता है। जैसे सूर्य के नजदीक बुध है तो उसको है जो मात्र 88 दिन लगता है उसकी दूरी करने में तय। चूंकि बुध है जो सूर्य के सबसे निकट है इसलिए से अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग 365 दिन और 6 घंटे में एक बार परिक्रमा करती है। किसी ग्रह द्वारा प्राप्त ऊष्मा का मात्रा उस ग्रह की सूर्य की से दूरी द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। तो किसी ग्रह द्वारा प्राप्त ऊष्मा का मात्रा उस ग्रह की सूर्य से दूरी द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रह सूर्य के जितना करीब होगा उसका तापमान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। चूंकि बुध है जो सूर्य के सबसे निकट है इसलिए यह उससे बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करता है। और याद रखिए पृथ्वी पर है जो औसत तापमान है जो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह इंटरनल प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वे सूर्य और क्षुद्र ग्रहों एस्टेरॉयड की पट्टी के बीच है। तो एस्टेरॉयड क्या है, ये मार्स और याद रखिए मार्स और जुपिटर के बीच का पार्ट है। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड आता है, ठीक है। इसे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह इंटरनल प्लैनेट, रॉकी प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि वे सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रहों अर्थात बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट बोलते हैं, एक्सटर्नल प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। और इसे जुबियन प्लैनेट बोलते हैं, गैसेस प्लैनेट बोलते हैं, जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को इसमें 4 आते हैं। बुध इस ग्रह पर पानी नहीं है, बुध ग्रह पे है जो पानी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बुध ग्रह पे है जो पानी नहीं है और इस पर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें नहीं है, ठीक है, बुध ग्रह पे, मरकरी पे, क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा इस पे होता है, सूर्य के नज़दीक है तो यहाँ पे पानी है जो भाप में उड़ जाता है। ये गैसेस प्लैनेट है, पूरी तरह ये जो भाप में बदल जाता है, ठीक है। यह ओजोन की तरह सुरक्षात्मक कंबल से रहित है। यहाँ पे ओजोन की तरह, जैसे ओजोन है जो यहाँ पे एक सुरक्षात्मक ब्लैंकेट, जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है, बुध पे। शुक्र क्या है, शुक्र के बारे में जानते हैं, वेनस। यह पृथ्वी घूर्णन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकार पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोलते हैं शुक्र को, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ घूमती है, पृथ्वी के जैसी दिखने वाली आकार की है। शुक्र को सांझ का तारा, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्र सुबह का तारा और सांझ का तारा है जो शुक्र को कहा जाता है। यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। जबकि याद रखिएगा इस सबसे नज़दीक नहीं है, सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, जबकि सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है कौन, शुक्र है, वीनस। अब हम धरती अर्थ के बारे में देखते हैं। ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, पोल जैसे ऐसे है, ठीक है। इस तरीके से ध्रुवों पर, पोल पे पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसके आकार को जियोइड, कैसा, जियोइड के रूप में, जियोइड है, ठीक है, जियोइड, जियोइड के रूप में वर्णित किया गया। जियोइड का अर्थ क्या है, पृथ्वी जैसी आकृति, मैंने जियो मैंने पृथ्वी और आइड मैंने उस तरीके की आकृति बना हुआ है, इसे इसे धरती बोला गया है। जियोइड का अर्थ है पृथ्वी जैसे, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी ध्रुव पे ये चपटी है, ठीक है, क्योंकि ये रिवॉल्व करता है तो इसे कोई भी बॉल को आप घुमाइएगा तो ये थोड़ा सा चपटी हो ही जाएगा। जैसे कि कुम्हार है जो मिट्टी का अगर बनाता है दिया या कुछ भी ऐसा बनाता है, घुमाता है उस पर, तो थोड़ी सी चपटी हो ही जाती है, तो घूमने के कारण ऐसा हो जाता है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी है जो कैसा, ब्लू दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। बाह्य अंतरिक्ष से जो एक्सटर्नल जो स्पेस है उससे पृथ्वी कैसी दिखाई जाती है, ये नीली दिखाई जाती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट। सौरमंडल में पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हैं जो शायद केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी, ठीक है। तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर क्या है, लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी के प्लस माइनस होने पे है जो ग्लोबल वार्मिंग है जो बढ़ता है। इसमें पानी और हवा है जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। हवा में ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैसें होती है। अब देखते हैं जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में। सूर्य से 5वां ग्रह है, सूर्य से 5वां, जैसे मरकरी,
वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद ये जुपिटर आता है। ठीक है, तो यह सूर्य से 5वां ग्रह है। यह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका औसत तापमान है बहुत कम होने के कारण इसे शीत ग्रह, कोल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। तो इसका एवरेज टेम्परेचर जो माइनस में रहता है, बहुत ज़्यादा इसे माइनस में रहता है, तो इसे कोल्ड प्लैनेट भी बोलते हैं जुपिटर को। इसमें सुपरिभाषित ठोस सतह का अभाव होता है। इसमें सॉलिड जो सरफेस है उसमें नहीं होता, सिर्फ ये गैसियस नेचर का होता है। ठीक है, तो इसे गैसेस प्लैनेट भी बोलते हैं। शनि ग्रह के सैटर्न के बारे में देखते हैं। तो ग्रह में चमकीले संकेंद्रित बल्ले हैं। इसमें क्या है, एक रिंग है। ठीक है, तो चमकीले संकेंद्रित वलय है जिसे रिंग बोलते हैं। 7 रिंग्स का बना होता है जो बर्फ और बर्फ से ढके धूल के कणों से बने होते हैं, जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। शनि ग्रह के ऐसे चारों ओर ऐसे करके घूमते रहते हैं। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी से 95 गुना भारी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो ये जुपिटर के बाद कौन आता है, सैटर्न आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है। तो ये है जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है जो सजाया गया है, जबकि साइज के अनुसार सबसे बड़ा जुपिटर और उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ठीक है, ऐसा होता है। अब हम देखते हैं यूरेनस प्लैनेट के बारे में, अरुण ग्रह के। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 4 गुना है। इसे स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। तो स्वर्ग का देवता किसे कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है, अरुण ग्रह को कहा जाता है। यूरेनस या अरुण याद रखिएगा। यह ग्रह अपने वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। तो हरे रंग का जो दिखाई देता है किसके कारण, ये मीथेन गैस के कारण है। जो यूरेनस है जो मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है। याद रखिए, क्वेश्चन बनता है। नेपच्यून के बारे में देखते हैं, वरुण के बारे में देखते हैं। इसे वरुण बोला गया है, नेपच्यून इसे अरुण है, ये अरुण है। यूरेनस के समान है और यूरेनस के समान ही है और इसे इसके जुड़वा के रूप में अरुण वरुण के रूप में जुड़वा के रूप में माना जाता है। यह उप शून्य तापमान के मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है। तो मीथेन के छल्ले से कौन घिरा हुआ है, तो ये नेपच्यून है। प्लूटो क्या है, एक बौना ग्रह है, एक डार्क प्लैनेट है। प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IUCN की एक बैठक में अगस्त 2006 में, कब ये पूछा गया है, अगस्त 2006 में एक निर्णय लिया गया कि हाल के दिनों में खोजे गए एक अन्य खगोलीय पिंडों सेरस 2003 UV 313 की तरह प्लूटो को बौना ग्रह, डार्क प्लैनेट कहा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा। अभी क्या है प्लूटो अभी एक बौना ग्रह है, डार्क प्लैनेट है, जिसे 2006 में इसका मान्यता रद्द किया गया था। अब हम देखते हैं स्थलीय ग्रह बनाम जोवियन ग्रह। मतलब कि ये सरफेस प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट माने गैसेस प्लैनेट, सॉलिड प्लैनेट और गैसेस प्लैनेट, और इसको इंटरनल प्लैनेट, एक्सटर्नल प्लैनेट ये देखते हैं। ठीक है, तो स्थलीय ग्रह इधर है और जोवियन ग्रह इधर है। इसमें कौन कौन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसे पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, अर्धी माने अर्थ लाइक प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, स्थलीय का अर्थ है पृथ्वी जैसा। ठीक है, तो बुध, शुक्र, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे हैं जो 4 हैं जो पार्थिव ग्रह हैं, जिसे रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, इंटरनल प्लैनेट भी बोलते हैं। जोवियन का अर्थ क्या है, ये बृहस्पति जैसा, और इसका अर्थ क्या है, पृथ्वी जैसा। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन प्लैनेट बोला जाता है, जोवियन ग्रह बोला जाता है। इसे एक्सटर्नल प्लैनेट, रॉकी, ये गैसेस प्लैनेट भी बोला जाता है, जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। वे चट्टान और धातुओं से बना होता है। तो रॉक एंड जो मिनरल से बना होता है, मेटल से बना होता है, ये पदार्थ पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। उनका घना, जो जोवियन ग्रह है, उनका घना क्या होता है, वातावरण है, घना वातावरण है, ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है, जबकि यूरेनस और नेपच्यून है, जो नेपच्यून और यूरेनस है जो मीथेन का बना हुआ है, जिसके कारण इसका रंग हरा है। इसका घनत्व जो अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका डेंसिटी है जो रॉक का, आप देखते हैं रॉक का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कारण से है जो, और गैस का डेंसिटी कम होता है। तो इसलिए ये जोवियन प्लैनेट में, इसे गैसेस प्लैनेट भी बोलते हैं। इसमें अधिकांश स्थलीय ग्रहों से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इसकी डेंसिटी है जो कम होते हैं। ठीक है, देखिए पार्थिव ग्रहों का निर्माण मूल तारे के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, जहां यह गैसों के ठोस कणों के संघनन के लिए बहुत गर्म था। जोवियन प्लैनेट काफी दूर स्थान पर बने थे, इसलिए यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में रहते हैं। सौर हवा जो सोलर जो विंड है वो सूर्य के पास सबसे अधिक तीव्र थी, इसलिए इसने स्थलीय ग्रहों से बहुत सारी गैस और धूल उड़ाई थी। सौर हवाएं इतनी तीव्र नहीं थी कि जोवियन ग्रहों से गैसों को समान रूप से हटाने का कारण बने। ठीक, इस स्लाइड में दिया गया है सौर मंडल के ग्रह हैं कौन कौन है, ये देख लीजिए। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं,
मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका देखिए, इसका जो पीरियड है घूमने का, ठीक है, रोटेशन पीरियड और रिवोल्यूशन पीरियड है। तो ये रोटेट कितना देर में, ये देखिए 58.65 घंटा में करता है बुध, और जबकि 88 दिन में ये है जो रिवोल्व करता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, पृथ्वी का देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। पृथ्वी का क्या 365 दिन है, और ये 24 घंटा में रोटेशन करते हैं, याद रखिएगा, रोटेशन करते हैं, घूर्णन करते हैं। जबकि परिभ्रमण करते हैं कितने, 365 दिन में। रिवोल्यूशन करते हैं 365 दिन में पृथ्वी, 365 दिन 6 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में ये रोटेशन करते हैं। और इसका एक उपग्रह धरती का कितना है, ये एक चंद्रमा है, ठीक है, जिससे हाल ही में अभी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 है जो चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा है भारत के द्वारा। और ये भारत के ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है, और चंद्रमा पे अपना सैटेलाइट भेजने वाला, चंद्रयान भेजने वाला ये विश्व का चौथा देश है। तो याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। बुध और मरकरी और वेनस याद रखिएगा। मंगल ग्रह का जो 600, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग है जो 24.6 घंटे लगभग पृथ्वी के साइज में ही, पृथ्वी के समय में ही रोटेट कर लेता है। और इसका डोमोस और फोबेस और डिमोस 2 इसके चंद्रमा है, 2 सैटेलाइट है। बृहस्पति, जुपिटर देखते हैं, ये 12 साल में है जो सौरमंडल का है जो एक रिवोल्यूशन करता है, और ये 9.8 घंटे में साइज बड़ा होने के कारण है जो रोटेट कर लेता है। और लगभग 53 इसके सैटेलाइट हैं, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे यहाँ पे गलत दिया गया है, इसको देखिएगा। शनि ग्रह को हाल ही में खोजा गया, तो इसका 146 सबसे ज़्यादा अभी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और बृहस्पति का 92, याद रखिएगा 92 के आसपास है, ठीक है। अरुण ग्रह यूरेनस है जो इसका लगभग 27 है, और नेपच्यून का 13 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में आप कि सिर्फ बुध और शुक्र का ही 0 है, और बाकी सबका सैटेलाइट है। धरती का 1 है, और मंगल ग्रह का 2 है, डेमोस और फिवोस। और बृहस्पति का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट होता है गैनीमेड, वो बृहस्पति का सैटेलाइट है, ठीक है। शनि जो टाइटन है जो शनि ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। अब हम ग्रहों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के देखते हैं कैसे हुआ था। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। सितारे एक निहारिका के भीतर गैस के स्थानीयकृत गुच्छे हैं, ठीक है। गुच्छों के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल गैस के बादल के लिए कोर के गठन की ओर जाता है, और गैस के चारों ओर गैस और धूल की एक विशाल घूर्णन डिस्क विकसित होती है। अगले चरण में गैस का बादल संघनित क्लाउड है जो थोड़ा सा गैस है जो क्लाउड के रूप में फॉर्मेशन होने लगता है, और कोर के चारों ओर का मामला छोटे गोल वस्तुओं में विकसित हो जाता है। ये छोटे छोटे पिंड संगठन की प्रक्रिया द्वारा गृहाणुओं में विकसित हो जाते हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित ज़्यादा से ज़्यादा रूप में करने लगते हैं। टक्कर से बड़े पिंड बनने लगते हैं, और गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण सामग्री आपस में चिपक जाती है, ठीक है। अंतिम चरण में ये बड़ी संख्या में छोटे ग्रहों के रूप में कम बड़े पिंड बनाने के लिए अभिवृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। उपग्रह देखते हैं, सैटेलाइट्स देखते हैं। अब सैटेलाइट शब्द का अर्थ है किसी भी चीज का छोटा साथी। किसी भी चीज का छोटा साथी माने पृथ्वी बड़ा है, एक ग्रह है, तो उसका एक छोटा साथी कौन है, चंद्रमा है। एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जैसे जिस प्रकार से देख रहे हैं कि एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह से घूमता है जैसे कि ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। जैसे सूर्य है, सूर्य के जैसे सन है, सन के चारों ओर कौन घूमता है, अर्थ घूम रहा है, ठीक है। और मून है जो अर्थ के चारों ओर घूमेगा, ठीक है, क्योंकि मून है जो अर्थ का सैटेलाइट है। वे सूर्य के चारों ओर अपनी कांति में उनका अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर घूमता है, ठीक है। बुध और शुक्र को छोड़कर मरकरी और वेनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के एक या एक से अधिक उपग्रह हैं। तो बुध और शुक्र का 0 है, याद रखिएगा। मरकरी एंड वेनस का 0 सैटेलाइट है। बाकी सब ग्रहों के एक या एक से अधिक उपग्रह होते ही हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी उनका प्रकाश नहीं होता है। तो ग्रहों की भांति उपग्रह में भी उनका अपना प्रकाश और अपना उष्मा नहीं होता है। जैसे कि चंद्रमा है जो पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश और उष्मा नहीं है, और पृथ्वी का भी अपना उष्मा और ये जो प्रकाश नहीं है। ये सब तारा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। ये सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित कर देते हैं और ये चमकते रहते हैं। जबकि तारा के पास जो स्टार हैं उसके पास अपना उष्मा और
अपना प्रकाश होता है। मानव निर्मित, देखिए ये लुमिनियस ऑब्जेक्ट पूछ देता है कि व्हाट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट और व्हाट इज नॉन लुमिनियस। तो लुमिनियस क्या है, एक स्टार एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, और जबकि नॉन लुमिनियस है ये प्लैनेट, जो भी सारे प्लैनेट है वो है जो प्लैनेट उसका सैटेलाइट सारा नॉन लुमिनियस है। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह देखते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम निकाय है, एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। यह ब्रह्मांड के बारे में या संचार के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया है। जैसे भारत ने छोड़ा है आर्यभट्टा, रोहिणी, अभी चंद्रयान-3 लॉन्च किया है। इसे एक रॉकेट द्वारा ले जाया जाता है और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट है, IRS है, एडूसैट है, ठीक है, आर्यभट्ट है, ये सब सारे भारत के उपग्रह हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर चंद्रमा देखते हैं, क्योंकि हाल ही में चंद्रयान-3 है जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है चंद्रमा पे। तो पृथ्वी का साथी चंद्रमा, माने कि पृथ्वी का एक उपग्रह मात्र है जो चंद्रमा है। ये एक नेचुरल प्लैनेट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, इसका व्यास है जो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो इसका डायमीटर क्या है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, 1/4 है। ठीक है, याद रखिएगा, 1/4 डायमीटर है। यह इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में हमारे ग्रह के अधिक निकट है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना, 3,84,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से चंद्रमा। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश हम तक केवल 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। कब, कितना देर में, 1.25 सेकंड। ठीक है, चंद्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लगभग 28 दिन में। ठीक है, इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में ठीक उतना ही समय लगता है। ठीक है, अपनी धुरी पर भी एक चक्कर है जो पूरा करने में उतना ही 27 दिन और 8 घंटा का समय लगता है। यूं तो हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा हमसे दूर रहता है। चंद्रमा के पास जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं है। चंद्रमा पर हवा या पानी नहीं है। यह दिन के दौरान बहुत गर्म और रात के दौरान बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रात में चला जाता है इसका टेम्परेचर। चंद्रमा की सतह पर कोई मिट्टी नहीं है। चंद्रमा की सतह बहुत असमान है। ठीक है, असमान है, अनइक्वल है। ठीक है, तो चंद्रमा की सतह है जो इसका सरफेस है कैसा, इरेगुलर है। ठीक है, तो देखते हैं अभी चंद्रयान-3 गया है तो किस तरीके से भारत के लिए इंफॉर्मेशन वहाँ से इकट्ठा करके भेजता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा है, जो एक रिसर्च के रूप में बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाएगा भारत को। इसकी सतह पर पहाड़, मैदान और गर्त है। तो इसकी सतह पर, जो चंद्रमा की सतह पर क्या है, पहाड़ है, मैदान है और गर्त है। ये चंद्रमा की सतह पर छाया डालते हैं। ठीक है, ये चंद्रमा की सतह पर छाया डालते हैं। नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति बने थे। कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को, याद रखिएगा, अपोलो 11 से। ठीक है, ये अमेरिका के ये साइंटिस्ट हैं जो नील आर्मस्ट्रांग, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ये चंद्रमा की सतह पर देखते हैं, हम पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में केवल एक बार ही देख पाते हैं। यह पूर्णिमा की रात या पूर्णिमा है। ठीक है, तो पूर्ण चंद्रमा को कब हम देखते हैं, महीना में केवल एक बार देख पाते हैं। तो ये पूछा जाता है कितने बार देख सकते हैं, तो सिर्फ एक बार। और यह पूर्णिमा की रात या पूर्णिमा को देखते हैं। एक पखवाड़े माने 15 दिन बाद हम इसे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। यह अमावस्या की रात या अमावस्या की तरह है। इस दिन हम रात के आसमान को सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, बशर्ते कि रात साफ हो। पूर्णिमा के दिन हम रात के आसमान को सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, कब, पूर्णिमा की रात को। और एक पखवाड़े के बाद है जो हम पूर्णिमा को कभी नहीं देख सकते, पूर्ण चंद्रमा को नहीं देख सकते। यह अमावस्या की रात या अमावस्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं चंद्रमा के निर्माण से संबंधित सिद्धांत क्या क्या दिए गए हैं। चंद्रमा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित 3 सिद्धांत दिए गए हैं। सनलयन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही थी और 2900 किलोमीटर अंदर इसकी सतह का एक हिस्सा सनलयन के कारण टूट गया था। इस टूटे हुए हिस्से के कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये सनलयन सिद्धांत माने फ्यूजन का थ्योरी, फ्यूजन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रही थी और 2900 किलोमीटर अंदर इसकी सतह का एक हिस्सा सनलयन के कारण टूट गया था। इस टूटे हुए हिस्से के कारण ही चंद्रमा का निर्माण हुआ, ऐसा सनलयन सिद्धांत के द्वारा कहा गया। परग्रहण सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एक छोटा ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते समय पृथ्वी के बहुत निकट आ गया। उसने कब्जा कर लिया और पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया। ठीक है, तो परग्रहण सिद्धांत क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार एक छोटा ग्रह
दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते समय पृथ्वी के बहुत निकट आ गया और उसने कब्जा कर लिया और पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया। और तीसरा देखते हैं सह अस्तित्व और विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण मलबे और धूल के जमाव से पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ बनते हैं। तो सह अस्तित्व और विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण मलबे और धूल के जमाव से पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ बनते हैं। चंद्रमा का गठन, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। इसकी व्याख्या करने के कई प्रयास किए गए हैं। इस संबंध में 3 स्पष्टीकरण सुझाए गए थे। 1838 में सर डार्विन ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा ने एक ही तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण किया। तो 1838 में डार्विन ने सुझाव दिया था कि प्रारंभ में पहले पृथ्वी और चंद्रमा ने एक ही तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण किया। पूरा द्रव्यमान एक डंबल बेल के आकार का शरीर बन गया और अंततः यह टूट गया। यह सुझाव दिया गया कि चंद्रमा को बनाने वाली सामग्री को वर्तमान में हमारे पास प्रशांत महासागर के कब्जे वाले अवसाद से अलग किया गया था, जो पैसिफिक ओशियन है उसके शेप से अलग किया गया था। हालांकि वर्तमान वैज्ञानिक उपरोक्त स्पष्टीकरणों में से किसी को भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, अब आमतौर पर यह माना जाता है कि पृथ्वी के एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा का निर्माण विशाल प्रभाव या जिसे बिग स्प्लैट माने उससे टूटकर के रूप में वर्णित किया गया है, उसका परिणाम है। मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना आकार का एक पिंड पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही पृथ्वी से टकरा गया। तो मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना आकार का एक पिंड है जो पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही पृथ्वी से टकरा गया। इसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया था। विस्फोटित सामग्री का यह हिस्सा तब पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा और अंततः लगभग 41.44 बिलियन वर्ष पहले वर्तमान चंद्रमा में बना था। अन्य आकाशीय पिंड सौर परिवार का देखते हैं। क्षुद्र ग्रह वे मंगल और बृहस्पति, याद रखिए क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह जिसे बोलते हैं, वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे पिंडों का एक समूह है। ठीक है, जैसे मार्स हो गया और जुपिटर हो गया, इसके बीच में ऐसे ऐसे करके ये छोटे से पिंडों का एक समूह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं साथ साथ ये ग्रह के। माना जा रहा है कि ये किसी ग्रह के टुकड़े हैं जो संभवतः इसके जन्म के बाद फट गया था। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और उस पर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हवा से घर्षण के कारण ये गर्म हो जाते हैं और जल उठते हैं, जिसे मेटियोर या कॉमेट बोलते हैं, मेटियोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उल्का पिंड क्या है? इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और उस पर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हवा से जब घर्षण करता है तो ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। क्योंकि ऊपर स्पेस में, अंतरिक्ष में हवा नहीं है तो इस कारण से वहां नहीं जलते हैं। यह प्रकाश की चमक का कारण बनता है कि प्रकाश जैसे चमकता है। ठीक है, कभी कभी कोई उल्का बिना पूरी तरह जले ही पृथ्वी पर गिरकर खोखला बना देता है। तो कभी कभी देखते हैं कि कोई उल्का है जो बिना पूरी तरह ऊपर नहीं जलता और पृथ्वी पर जब गिर जाता है तो बहुत सारा जो उल्का पिंड गिरता है उस तरीके से एक जगह पे गिरता है तो वहां पे गड्ढा बना देता है। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एक बर्फीला और छोटा आकाशीय पिंड है जो अत्यधिक अंडाकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमता है। हालांकि सूर्य के चारों ओर उनकी परिक्रमा की अवधि आमतौर पर बहुत लंबी होती है। सूर्य के निकट आने पर ही ये पृथ्वी से दिखाई देते हैं, पहले ये इनविजिबल रूप से रहते हैं। ठीक है, यह धूमकेतु आमतौर पर एक लंबी पूंछ के साथ, कॉमेट्स जिसे बोलते हैं, कॉमेट्स। ठीक है, ये एक धूमकेतु कॉमेट्स आमतौर पर एक लंबी पूंछ के साथ, एक लंबी पूंछ ऐसे रहता है। ठीक है, एक लंबी पूंछ के साथ चमकीले सिर इसका चमकीला होता है, चमकीले सिर के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे यह सूर्य के पास पहुंचता है पूंछ की लंबाई आकार में बढ़ती जाती है। धूमकेतु के सूर्य से दूर जाने पर पूंछ फिर से गायब हो जाती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। तो याद रखें, सूर्य धूमकेतु जो कॉमेट है उसका पूंछ है जो हमेशा टेल है, ये टेल और हेड के रूप में कॉमेट्स होता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर ही होती है। कई धूमकेतु समय समय पर प्रकट होने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक धूमकेतु है, हैली कॉमेट्स जिसे बोलते हैं, जो लगभग प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कब? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था? लास्ट टाइम 1986 में। और 1986 में 76 जोड़ देंगे तो देखिए 6 6 12, ठीक है, 8 7 15 1 16 और 2062 में फिर से दिखेंगे। ठीक है,
2062 में फिर से ये कॉमेट जो है हैली पूछल तारा, जिसे पूछल तारा भी बोलते हैं, हैली धूमकेतु बोलते हैं, ये 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं और ये 1986 में लास्ट टाइम देखा गया था, अब 2062 में देखा जाएगा पुनः। धूमकेतु की पूछ के अध्ययन से कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं की अस्तित्व का पता चलता है। तो कार्बन, नाइट्रोजन CHN याद रखेगा, CHN, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के अणुओं के अस्तित्व का पता चला है। काइपर बेल्ट यह नेपच्यून की दिशा कक्षा से परे सौरमंडल का क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कई क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बर्फ से बने अन्य छोटे पिंड है। तो याद रखिए कुइपर बेल्ट है जो, यह कहाँ से है, ये नेपच्यून की कक्षा से आगे वाला है जो है, जैसे जहाँ पे सोलर सिस्टम खत्म होता है नेपच्यून के बाद ये काइपर बेल्ट कहलाता है। वहाँ पे ये सौरमंडल का क्षेत्र है, सौरमंडल से अलग का क्षेत्र है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कई क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बर्फ से बने अन्य छोटे पिंड है। तो याद रखें कुइपर बेल्ट ये नेपच्यून, वरुण से आगे है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हैं। यह अंतरिक्ष समय का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है, ये देखिए ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी, कोई कण या यहाँ तक कि कोई भी विद्युत चमकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे प्रकाश इससे बच नहीं सकता, सबको ये ब्लैक कर देता है, मतलब कि इसमें छुपा लेता है। तो ब्लैक होल क्या है? यह एक अंतरिक्ष है जो समय का एक क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि कुछ भी, कोई कण या यहाँ तक कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे प्रकाश इससे बच नहीं सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक होल का आप नाम हमेशा सुने ही होंगे। सामान्य सापेक्षता, समान सापेक्षता का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि पर्याप्त रूप से कॉम्पैक्ट द्रव्यमान अंतरिक्ष समय को ब्लैक होल बनाने के लिए विकृत कर सकता है। पल्सर क्या है ये देखते हैं। यह घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है, न्यूट्रॉन का तारा है जो घूमता हुआ है, जिसमें बहुत नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन होते हैं, रेडिएशन के जो नियमित रेगुलर इंटरवल पे है जो स्पंदन होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे पल्सेटिंग करते रहते हैं, ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो घूमता हुआ यह एक न्यूट्रॉन तारा है जिसमें बहुत नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन होते हैं, जो आमतौर पर मिली सेकंड से सेकंड तक के होते हैं। एक पल्सर तब बनता है जब एक विशाल तारे के ढहने से उसकी ईंधन की आपूर्ति समाप्त हो जाती है। तो एक पल्सर कब बनता है? एक पल्सर तब बनता है जब एक विशाल तारे के ढहने से, टूटने से उसकी ईंधन की आपूर्ति है जो समाप्त हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि तारों का टूट जाना। जो आमतौर पे हम लोग के अंदर एक परंपरा है कि हम मानते हैं कि जो तारों का टूटना है जो हमारी विश माने कि हमारी इच्छाएं को पूर्ण करती है। इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। अब हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे पृथ्वी से, अर्थ से, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा, इसके कंटेंट अच्छा लगा, तो आप है जो वीडियो को देखें पूरी तरीके से, कंप्लीट रूप से। ये 69th पीटी के लिए ज्योग्राफी आपको कंप्लीट रूप से तैयार कर देगा। आजकल जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं सारे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके लिए आप चैनल पे देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दोस्तों में इसे शेयर कर दें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।